आप देख रहे हैं सच श्यामला न्यूज चैनल। समाजवादी विचारधारा की आज स्थिति क्या है? समाजवादियों की जो सोच है वो कहाँ तक आगे गई है? समाजवाद के लिए इन लोगों ने क्या कर रहे हैं? इन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय सचिव महावीर सिंह जी हमारे साथ हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत। थैंक यू, धन्यवाद। सर, समाजवाद के जो पोषक रहे हैं आज वो समाजवाद से परिवारवाद तक सिमट गए हैं, इस पर आप क्या कहें? देखिए, ये तो समाजवाद की एक कभी समाजवाद परिवारवाद के खिलाफ लड़ता रहा है, लेकिन अब जो नया दौर आया है तो परिवार के अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी जिस तरह डॉक्टर के यहाँ डॉक्टर पैदा होने लगा, बैजी के यहाँ बैजी बनने लगे, उस तरह देखने में आता है कि पिता के बाद पुत्र भी समाजवाद के क्षेत्र में काम करने के लिए उतरा है। तो वही परिणाम हमारे सामने दिखाई देता है कि पारिवारिक स्थितियों में भी लोग जो है पिता के बाद पुत्र आ रहा है। हाँ, ये बात सही है कि कहीं कहीं देखने को मिलता है कि पारिवारिक तौर पर जब पार्टियों पर कब्जा होने लगता है तो थोड़ा अखरता है, लेकिन वहाँ डेमोक्रेसी होनी चाहिए। थोड़ी बहुत है, वैसे तो आज कहेंगे तो किसी भी दल में लोकतांत्रिक व्यवस्था अंदरूनी तौर पर बहुत कम है, चाहे वो पारिवारिक लोगों का कब्जा हो चाहे इंडिविजुअल किसी पार्टी में हो। आप ऐसे बहुत सारे दल हैं जहां पर हम देखते हैं कि परिवार से लोग नहीं आया है, लेकिन डेमोक्रेसी वहां भी नहीं है और साफ दिखता है कि जैसे डिक्टेटरशिप है। जैसे आज हम लोग देखते हैं कि भाजपा की सरकार है, वहां तो कोई एक व्यक्ति विशेष के परिवार के साथ जुड़ाव नहीं है, लेकिन तानाशाही डिक्टेटरशिप का जो रूप है, जो परिवार से ज्यादा खतरनाक होता है, वो हमको देखने को मिलता है। तो समाजवादियों में छुटपुट ऐसा है कि जहां पर लोकल स्तर पर हो सकता है कि वो जोर जबरदस्ती से किसी ने अपने पुत्र को हावी करने की कोशिश की हो, लेकिन जो समाजवादी मूल के जो लोग हैं उनका विरोध भी निरंतर उनको झेलना पड़ता है। तो परिणाम ये होता है कि या तो फिर उनको समाजवाद के रास्ते पे आना पड़ता है या वो रास्ते से हट जाता है। तो ये स्थिति है समाजवाद की। तो ये तो हमेशा एक संक्रमण काल आता रहेगा, सुधार होते रहेंगे, बुराइयां भी आएंगी, तो निरंतर प्रक्रिया है। इससे तो लड़ते रहना है। समाजवाद एक दिन लड़ने से तो आएगा नहीं, टिकेगा नहीं, ये तो निरंतर लड़ते रहना पड़ेगा, तभी कहीं समाजवादी विचारधारा या समाजवादी व्यवस्था कहीं कायम हो सकती है, रह सकती है, टिक सकती है। ये है। विनोबा भावे एक संत थे जो भूदान योजना चलाया, भूदान आंदोलन चलाया था। उसमें जो जमीनें दान की गई थी, वह जमीन की स्थिति आज क्या है? मेरे को उसके विषय में बहुत ज्यादा पता तो नहीं है, लेकिन कहीं कहीं दुरुपयोग तो हुआ ही होगा, होता है, लेकिन क्योंकि ज्यादा जानकारी नहीं इसलिए मेरा कहना कुछ उस पर उचित नहीं है, क्योंकि उसके डिटेल के बिना तो बोलना मुश्किल है। लेकिन सदुपयोग होना चाहिए और नहीं हो रहा है तो ये तो बड़ा निंदनीय है और इससे तो एक समाज में गलत संदेश जाता है। तो अब आपसे चर्चा हुई है तो मैं जरूर जानना चाहूंगा कि स्थिति क्या है। बिहार और यूपी राजनीतिक परिवेश और सामाजिक परिवेश में लगभग एक जैसा। इन दोनों में वर्तमान में आपको क्या फर्क महसूस होता है? दोनों में तो फर्क नहीं है, दोनों में जंगल राज है। तो जंगल राज में क्या फर्क बताइएगा? उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, कहीं पर भी कानून व्यवस्था तो अच्छी है ही नहीं कम से कम। और उसके बाद जो बेरोजगार हमारा नौजवान है, जो देश का भविष्य है, वो तो सड़कों पर नौकरी का सर्टिफिकेट लिए नौकरी के लिए घूम रहा है और हताश भी है, निराश भी है। तो उसका तो क्या कहेंगे आप? दोनों उत्तर प्रदेश बिहार, पूरे देश की स्थिति यही है और उत्तर प्रदेश बिहार तो तकरीबन पूरा एक जैसा ही है, तो बराबर स्थिति है। सबसे बड़ी आबादी है, सबसे बड़े 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 प्रदेश है, तो दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं, एक ही है। चाहे वहाँ योगी जी हो चाहे नीतीश जी हो, एक ही बात। देश पर राज्य करने के लिए बिहार और यूपी से होकर ही जाना पड़ता।
उसके बाद भी बिहार और यूपी की स्थिति बद से बदतर है। इसका कारण क्या है? वो तो मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर राजनीतिक दल उसके जिम्मेदार हैं। 1% 2% आप जनता को दोषी कह सकते हैं, लेकिन जनता शायद वो 1-2% भी दोषी नहीं होती है। जनता इस पूंजीवादी व्यवस्था में इतनी उलझ गई है कि उसे फुर्सत नहीं होती है कि मेरे बगल वाले घर में क्या हो रहा है। वो कभी देखता भी है तो चाहकर भी कुछ करने की स्थिति में नहीं होता है। और जो वास्तव में सक्षम लोग हैं वो तो पूंजीवादी व्यवस्था के अनुयायी हैं, तो उनके अंदर तो कोई सोशल एक मेडल लेने के मामला हो तो वहां दिख सकते हैं। उसके अलावा उनके अंदर वो भावना जो होती है समाज के प्रति उस तरह की नहीं होती है। तो इसलिए ये स्थिति हम लोग देखते हैं। बिहार से शुरुआत हुआ संपूर्ण क्रांति आंदोलन। संपूर्ण क्रांति आंदोलन से जो लोग सत्ता की ओर बढ़े, या यूं कहें कि जेपी के जो शिष्य थे, उन्होंने देश को आगे बढ़ाया, राज्य को आगे बढ़ाया या पीछे? आप कह सकते हैं कि जो होना चाहिए था वो तो कम से कम नहीं हुआ, और 10-5% मान सकते हैं कुछ हुआ हो, नहीं तो वो जिस तरह का राजनीतिक ढर्रा हमारे देश में है, सत्ता में आने के बाद भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं। इसे तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। समाजवादी दल हो या कोई भी हो, कोई फर्क नहीं। रोजगार तो कोई पैदा नहीं कर पा रहा, और रोजगार तभी पैदा हो सकता है जब आप किसी कुटीर उद्योग को स्थापित करेंगे, छोटे छोटे स्मॉल सेक्टर को डेवलप करेंगे इस तरीके से कि वहां बड़ी पूंजी वाले ना उसमें एंट्री कर सके, तब तो कुछ बदलाव आ सकता है। और तब तक ये नहीं होगा तो आप सामाजिक सुरक्षा के तौर पर किसी को पेंशन दे देंगे, कुछ राशि दे देंगे, तो उससे तो व्यवस्था बनेगी नहीं। ये तो एक नकारा स्थिति जो उत्पन्न होती है वो होगी, और नौजवान तो भटक जाएगा। और जिस तरह अब नशे का प्रचलन बढ़ रहा है तो वो कहीं ना कहीं हमारे नौजवान को चपेट में ले, वो देश का भविष्य तो फिर खतरे में ही पड़ेगा। क्या होगा? लगभग 80 साल होने को है देश की आज़ादी को, और जो आर्थिक रूप से पिछड़े थे, सामाजिक रूप से पिछड़े थे, उनको आगे बढ़ाने के लिए देश के संविधान ने आरक्षण की व्यवस्था की। उसके बाद मंडल कमीशन की भी बातें आई, अब जातीय जनगणना की भी बात आई। क्या देश में वास्तव रूप में उन आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों का विकास हुआ है? नहीं, जितना होना चाहिए तो नहीं हुआ, लेकिन आरक्षण से कुछ फायदा तो मिला है, भले ही चंद लोगों को मिला हो। लेकिन दुर्भावना साथ में ये भी दुर्भाग्य ये भी रहा है कि जिन लोगों ने आरक्षण का लाभ लिया है, सत्य है लेकिन थोड़ा कड़वा है, उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं उस आरक्षण पे कब्जा कर रखा। तो जो वंचित लोग हैं उनको मिलना चाहिए, और जिसके लिए आम जनता की भी मांग रही है कि अगर आवश्यकता पड़े तो उसमें कुछ संविधान में संशोधन किया जाए, तो वो सब होना चाहिए। तभी जाकर ये कहीं ना कहीं हम एक गैर बराबरी का समाज और सभी को एक समान अवसर मिले, वो होगा। लेकिन पूंजीवाद को छोड़ना होगा। पूंजीवादी व्यवस्था में जाएंगे तो वो कभी भी संभव नहीं हो सकता। तो समाजवाद की ओर ही रास्ता खुलता है, वहीं से दरवाजा निकलता है जहां गैर बराबरी अब हम समाप्त कर। बिहार आते रहते हैं, बिहार के बारे में आपने अध्ययन किया है। बिहार की राजनीतिक परिस्थिति या राजनीतिक समझ में आपने क्या अनुभव किया? नहीं, यहाँ खास बात यह है कि यहाँ की जनता जागरूक है निश्चित रूप से, और भले ही ये लेवल लगता हो बिहार में, यूपी में, बिहार में बहुत जबरदस्त लगता है कि यहाँ जातीय गोलबंदी ज्यादा होती है। ये पूरा सत्य तो नहीं है। कम से कम जाति गोलबंदी तो होती है, लेकिन जाति गोलबंदी इस तरह भी हमने देखी है कि सत्ता को उखाड़ फेंका है लोगों ने जातियों से ऊपर उठकर। तो जाति गोलबंदी एक जगह तक तो है, वो कभी इसलिए हुई है कि समाज पिछड़ा हुआ था। तो कोई एक समाज का जब कोई व्यक्ति बाहर निकलता है तो लोग उसको नेता मानते, उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। वो एक जातीय समूह के रूप में दिखाई देता है, और वो कहीं ना कहीं चुनाव के वक्त जाति गोलबंदी में भी दिखाई देने लगता है, क्योंकि नेता इधर जाता है, पब्लिक उधर चली जाती है, वो जाति गोलबंदी दिखाई देती है।
लेकिन उस तरह की जाति कट्टरता नहीं है एक दूसरे के खिलाफ वैमनस्य वाली। तो आप कह सकते हैं कि जाति व्यवस्था हमारे समाज में है तो जाति गोलबंदी भी है, लेकिन राजनीति में उसका कोई दुष्प्रभाव या कोई बुरा असर दिखाई नहीं देता है। तो कहीं ना कहीं सत्ता को परिवर्तन करने में भी बड़ा उसका योगदान रहा है। देश की सबसे बड़ी हिंदूवादी पार्टी, उसके 4 बड़े नेता ने, एक ने कहा कि सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है, एक डिप्टी सीएम ने कह दिया कि सेना जो है वो मोदी के पैरों में नतमस्तक है, किसी ने ये कह दिया कि जिनकी मांग की सिंदूर उजड़ गई वो वीरांगना नहीं थी। क्या किसी पद पर होकर के जनप्रतिनिधि को इस तरह की भाषा शोभा देती है? ये तो शर्मनाक है, किसी को नहीं बोलना चाहिए, और खासकर पद पर बैठे लोगों को तो बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग क्या किसके विषय में बोल रहे हैं। ये कभी नहीं होना चाहिए, निंदनीय है वो, उसके लिए तो आपको पूरी निंदा करनी पड़ेगी। तो अब तो माफी मांग रहे हैं वो लोग खुद ही जा करके बोलने के बाद में, लेकिन उससे भी शर्मनाक है कि जो उनका नेतृत्व है वो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये बहुत दुखद है देश के लिए, उनको कार्रवाई करनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन हाईवे हुआ है भाजपा की तरफ से, उस पर आप क्या कहें? ऑपरेशन हाईवे, उसके एक नेता हैं धांगड़। अच्छा नहीं, ये तो शर्मनाक है ही भाई। अब इसके विषय में ज्यादा पब्लिक ने देखा, उससे अधिक क्या होगा। मैं सभी समूह को तो उस पर आरोपित नहीं करना चाहूंगा, तो व्यक्तिगत है, वो गलत है, वो अन्य लोग भी हैं तो वो भी गलत है, उसमें वो किसी भी तरीके से उसको मान्यता नहीं मिल सकती। बाकी जो ऑपरेशन सिंदूर है ये तो हमारी सरकार ने और हमारे कहना चाहिए सेना ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन उस पर राजनीति ये अच्छी बात नहीं, किसी भी दल को नहीं करनी। सर, आपने हमारे दर्शकों के लिए अपना समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद। अभी आप समाजवादी नेता महावीर सिंह जी को सुना। इन्होंने समाजवाद पर और देश में जो घटनाएं घट रही है उस पर अपने विचार को रखा। आप हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आपको मैं हमेशा अप टू डेट करता रहूं। धन्यवाद।